नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, संसद चल नहीं रही है या संसद चलने नहीं दी जा रही है, दोनों बातें हैं। जब भी संसद के सत्र प्रारंभ होते हैं, हालांकि ये तो अभी आरएसएस के बाद स्टार्ट हुआ है, तो प्रधानमंत्री हमेशा अपने कुछ खास लोगों के साथ आते हैं, माइक पर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि संसद में हेल्दी चर्चा हो और सब अपने अपने व्यू पॉइंट्स वहां पर रखें। लेकिन इन एक्चुअलिटी जो हमने पिछले कुछ वर्षों से देखा है कि संसद को निर्जीव और निष्क्रिय संस्था बनाने में सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। संसद में किसी विषय पर बहस नहीं होने दी जाती है, शोर शराबे के अंदर सारा वक्त गुजर जाता है। जो बिल पास कर रहे होते हैं वो बिना बहस के पास होते हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी कई बार कड़ी आपत्तियां आई हैं कि अगर आप जो भी बिल पास करना चाहते हैं उन्हें आप सिर्फ हाथ खड़े करवा कर ही करवा देना चाहते तो फिर बात ही क्या है। इवन जो कुछ स्टैंडिंग कमेटीज हैं, जो स्थायी समितियां हैं, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब अपने स्टाफ के 8 लोग उन्होंने उसके अंदर नियुक्त कर दिए हैं। और ये एक किस्म से ऐसा लगता है कि पूरी जो संसदीय प्रक्रिया है उसको एक किस्म से किडनैप करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री स्वयं ना लोकसभा में आते हैं ना राज्यसभा में आते हैं। उन्हें लोकसभा राज्यसभा में तभी आना होता है जब उन्हें किसी बहस का जवाब देना होता है, और वो बहस भी अक्सर वो बहस होती है जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में बजट के दौरान होती है। अदरवाइज प्रधानमंत्री संसद में बिल्कुल नहीं आते हैं। आते होंगे, अपने ऑफिस में बैठते होंगे, लेकिन संसद में आके वो किसी और को सुने और विशेष रूप से कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है उसको सुने, ऐसा मौका हमने कभी बीच में देखा नहीं है रिसेंट पास्ट के अंदर। तो संसद जहां पर बात कही जाती थी, अब अगर बात कोई कह भी देता है, राहुल गांधी जैसे लोग, तो उनको एक्सपंज करके पूरा का पूरा कार्रवाई में से निकाल दिया जाता है। इवन खड़गे साहब की भी जो कई वक्तव्य ऐसे थे जिसको एक्सपंज कर दिया गया। तो अगर आप कुछ कहते हैं तो एक्सपंज कर दिए जाओगे, और अगर आप कुछ कहना चाहते तो आपको कहने की अनुमति नहीं होगी। और हाँ, जितना ज्यादा सेशन डिफंक्ट बना दिया जाए, निर्जीव बना दिया जाए, निष्क्रिय बना दिया जाए, मृत पराया बना दिया जाए, वो उसकी कोशिशें जारी हैं। यानी कि अब आप कहीं भी बहस नहीं कर सकते। अब लोकतंत्र की कोई भी प्रक्रिया आपके पास बची नहीं है सिवाय एक चुनाव के, और वहां भी पैसे का खेल, काले बॉन्ड्स का खेल आपके सामने है। तो भारतीय संसद को निर्जीव और निष्क्रिय संस्था बनाने में भाजपा सफल हो चुकी है और लोकतंत्र एक तरह से भारत में अंतिम सांसें गिन रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीद रहती है। देखेंगे आगे क्या होता है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। सभी वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं। मैं स्वागत करूंगा आलोक भदौरिया जी, डॉक्टर अनिल जैन और हरिकेश जी, आप तीनों का इस मंच पर। सबसे पहले मैं हरिकेश जी आपको आमंत्रित करता हूं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं और जो भी आपको दवाई वगैरह उपचार चाहिए वो जल्दी से जल्दी आपको अच्छा मिले और बिल्कुल स्वस्थ होकर हमारे आप सामने आए, दर्शकों के सामने आए। ये हमारी आपके लिए प्रार्थनाएं हैं। हरिकेश जी, पृष्ठभूमि मैंने दे दी, मैं प्रश्न कोई नहीं करूंगा, लेकिन संसद अब शायद ही चल पाए। जो रवैया है, ना बहस होती है, ना मुद्दों के ऊपर कोई विचार किए जाते हैं। एक किस्म से एक तानाशाही और दादागिरी वाली बातें हो रही हैं। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या इसे कहते हैं, जिसे बार बार विदेशी मंचों पर उछाला जा रहा है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऐसी होती है तो हमें ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। हरिकेश जी। दिनेश सर, इस पे सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी पुरानी बातें कह रहा हूँ कि पुरानी मतलब 15-20 साल 25 साल पुरानी, जिसमें जब भी इलेक्शन आता था, जैसे मान लीजिए 2004 का इलेक्शन है या 2009 का इलेक्शन है, हमें याद भी है। और उस समय पत्रकारिता में चूंकि आ चुके थे हम लोग, तो एक विशेष तरीके का प्रोग्राम बनता था। उस विशेष प्रोग्राम में ये होता था कि आपका प्रतिनिधि जो है वो क्या किया 5 साल। ये 5 साल का प्रोग्राम अखबारों में भी छपता था और न्यूज चैनल भी चलाते थे। वो चलाते उसमें ये थे कि सांसद जो है अपने क्षेत्र से कितनी बार वो संसद भवन में गया, आपकी बातों को उठाया रखा, या कितने दिन उसने जो है अपनी उपस्थिति वहां दर्ज कराई। एक कहानी ये हुआ करती थी। आजकल वो कहानी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि कोई ये चला रहा हो कि कोई सांसद जो है अपने क्षेत्र में कितना काम किया, कैसे किया, उसकी रिपोर्ट कार्ड बनती थी पहले। तो वो रिपोर्ट कार्ड बनता था तो उसमें ये बात क्लियर हो जाती थी कि आपका
ठीक है, उससे चुनाव पे क्या असर पड़ा क्या नहीं पड़ा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उन सांसदों का एक पोल खोल टाइप का होता था जिसमें ये पता चल जाता था कि ये सांसद कितना निष्क्रिय और कितना सक्रिय है। अभी क्या पोजीशन है कि जो आप कह रहे हैं कि संसद नहीं चलने देने वाली बात, और जो बिल्स की बात है, बिल भी हम जानते हैं कि 2-3 तरीके के बिल होते हैं, विशेष बिल होते हैं जिन पर कुछ वोटिंग होती है, जिन पर राज्यों की भी सहमति जरूरी होती है, और कुछ बिल ऐसे होते हैं जो सर्वसम्मति से पास हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। उसकी ही आड़ में एक्चुअली क्या है कि इसकी धारणा इन्होंने 2015 के बाद से रखनी शुरू कर दी थी कि लोकसभा और राज्यसभा में इतनी स्ट्रेंथ हो जाए कि सामने कोई भी विरोध करने की पोजीशन में आए ही ना। राज्यसभा में आप चुन के जाने वाले होते हैं और वहां पर उनका चुनाव उस तरह से होता है कि विधानसभाओं में कितने आपके विधायक हैं। उसी का एक नतीजा निकला कि इन्होंने विधानसभाएं खरीदनी शुरू की, विधायकों को खरीदना शुरू किया। जीतने के बाद भी, राज्य में सरकार बनाने के बाद भी दूसरी पार्टियों के भी विधायकों को अपने भीतर मिला लेने से एक फायदा हो जाता था कि स्टेट में जितने भी राज्यसभा मेंबर चुने जाने हैं वो उनके आधार पर चुन करके वहां पहुंच जाएंगे। ये संख्या बल का खेल था, लेकिन ये संख्या बल के खेल के पीछे जो मंशा है वो यही थी कि संसद में कोई भी काम जो हमें करना है, जो हमारा मन है, हमारी इच्छा है, उसको हम आराम से कर ले जाएं। यही मंशा थी, और इस मंशा का पूरा जो निदर्शन है, जो दिख रहा है, वो अब दिख रहा है, दिखना शुरू हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों जगहों पर आपकी 100% रिस्ट्रेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर हो जाए, जैसे 400 याद होगा 403 सांसद थे एक समय कांग्रेस के, अगर उस स्ट्रेंथ पर होते तो फिर संसद क्या ही चलना था, फिर तो घर से ही सबको पास करा के बुला लेना है, कोई इश्यू थोड़ी है, फिर तो घर पे भेज देना है बिल और अपना अपना रिकमेंडेशन दे देना है, और कौन कहेगा कि नहीं देंगे। चाइना में जो हुआ वो आप देखे ही, कौन कह रहा है कि नहीं हमसे जो उनको शी जिनपिंग को चुनेंगे। तो वही कहानी यहां पर हुई है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि विपक्ष जो लामबंद नहीं था, कभी कभी लामबंद होता हुआ दिखता है, फिर अचानक बिखरा हुआ दिखता है, आज की डेट में सड़कों पर निकला और उसको रोक दिया गया। उसमें एक किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, उसमें संजय सिंह से लेकर के चाहे वो आपके दुबे हों, चाहे कोई भी, जो जितने भी लोग हैं, वो हुड्डा जी हैं, चाहे जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, चाहे वो आम आदमी पार्टी के, या फिर अदर जनता दल यूनाइटेड वगैरह के, सब लोग निकले हैं, सबको पुलिस ने रोका। टीएमसी बाहर नहीं निकल रही, इनके साथ नहीं आ रही, उसका रुख आजकल थोड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। टीएमसी के तो इंडिकेशन आने लगे थे सर, टीएमसी के तो उसी दिन से इंडिकेशन आने लगे थे जिस दिन ममता बनर्जी आकर के प्रधानमंत्री से 3 दिन मिल करके यहाँ से गई थी, उसी दिन से इंडिकेशन आने लगे थे। और ये घटना 2 साल पुरानी ही है, ज्यादा पुरानी है भी नहीं। तो उसमें क्या है कि टीएमसी को छोड़ दीजिए, मायावती को छोड़ दीजिए, मायावती जी का भी वही पोजीशन है, वो भी कुछ नहीं कर रही है, वो भी बहुत ज्यादा इनएक्टिव स्थिति में है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जितनी भी विपक्ष की है ताकत, जो भी लोग हैं, इन पर एक नजर तो है ना सबकी कि इन्होंने क्या किया कि भाई केसीआर को घेर लिया, इन्होंने लालू को घेर लिया, इन्होंने छापेमारी कर ली, मनीष सिसोदिया को कर लिया, तो ये लोग लामबंद होने वाले हैं। ऐसा भी परसेप्शन बना हुआ है लोगों के दिमाग में कि हाँ बिल्कुल बात सही है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ के मामले लगे हुए हैं वो लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो सारे के सारे एक साथ चिल्ला रहे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस मुद्दे पर अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि सवाल था कि संसद कौन नहीं चलने दे रहा है, मैं चैनल और सबका नाम नहीं लूंगा, सवाल यही था कि संसद कौन नहीं चलने दे रहा है, सवाल इसका जवाब नहीं आया। ये सारे तरीके भारतीय जनता पार्टी सीख चुकी है और यही कर रही है। नरेंद्र मोदी जी से भी पूछिएगा ना कि भ्रष्टाचार के मसले पर आप क्यों नहीं अडानी का नाम ले रहे हैं, तो बोलेंगे मैं अकेला लड़ रहा हूं सबसे, वो कहानी दूसरी होने लगेगी। मैं सबसे अकेला लड़ रहा हूं, सब लोग मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं और मैं सबके खिलाफ बोल रहा हूं, और मैं चूंकि ईमानदार हूं तो बाकी लोग सारे सारे बेईमान हैं। वो बात अलग है कि जितने मेहमान मेरे पाले में आएंगे वो सब ईमानदार हो जाएंगे। आजकल तो ये भी चल रहा है निरमा वॉशिंग पाउडर की तरह, इनका भी भारतीय जनता पार्टी जो वॉशिंग पाउडर बना ली है, उसमें जितने भी भ्रष्टाचारी वो सारे के सारे धुल जाते हैं। इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है सर कि प्रधानमंत्री खुद ही इन बातों को गौर ही नहीं करते। आप चिल्लाएंगे कि देश में बेरोजगारी है तो वो लेकर के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को क्रिकेट स्टेडियम में घूम रहे होंगे। आप चिल्लाएंगे कि देश में जो है बहुत बुरा हाल है, सिर्फ रोजगार का नहीं क्राइसिस है, इस समय क्राइसिस चाहिए, तो वो दिखाएंगे पाकिस्तान में देखिए कितनी भूखमरी है, लोग मर रहे हैं। कहानी ये आप जो पूछना चाहेंगे उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, यही इनकी कहानी है। तो पूरे संसद में भी नहीं चलने देने की जो प्रक्रिया है उसके पीछे की टोटल मंशा यही है कि संसद में जो कुछ भी होना है, बहस तो होनी नहीं है, बहस होने देना ही नहीं है।
किसी बात पर डिबेट। आप हमेशा जानते हैं कि जब भी कोई बिल आता है, उस बिल के जो भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उन पर एक बहस होती है, लोग अपनी बात कहते हैं, सांसद अपनी बात कहते हैं कि वो किस लिए फेवर में है और किस लिए नहीं फेवर में है। इससे क्या होता है कि लोगों को ये जानकारी होती है कि किसी बिल के भीतर क्या कमियां हैं या उन कमियों को सुधारा जाना चाहिए, फिर उनमें चेंजेस किए जाने चाहिए। एक टाइम पीरियड होता है, इन्होंने ये करना ही नहीं है ना। कोई बिल आप सोचिए ना सर कि पहले लोकसभा में पास कराने की बजाय पहले राज्यसभा में पास करा दिया जाए। ये भी कहानी इसी के दौरान हुई है, इन्हीं सब में हुआ है। तो ये जो सारा कुछ प्रक्रिया और जो चल रहा है ना, ये सिर्फ ये चल रहा है कि मैं एक पार्टी के तौर पर एक सशक्त ताकतवर नेता के तौर पर उभर करके सामने आऊं और सब कुछ मेरे हाथ से हो और मैं जो चाहूं वही हो। तो ये जो मैं वाला सिस्टम है ना सर, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और ये आज से नहीं, बीते 5-6-7 सालों से ये लगातार महसूस किया जा रहा है कि ये खतरा बढ़ रहा है। धीरे 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 चीजें डूब रही हैं। यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है जिसको रोज टाउट किया जाता है। सर, ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाला सवाल है ना सर, उनका तो कहना ही ये है कि हम एकदम विशुद्ध लोकतंत्र में काम कर रहे हैं और सारे के सारे हमारे फेवर में हैं। वो ऐसा विशुद्ध लोकतंत्र है कि जैसे एक समय नहीं, तलवार के जोर पर जब कुछ भी करा लिया जाए, जैसे भी करा लिया जाए, स्वीकारोक्ति। आप एक चीज और छोटी सी चीज ध्यान करिएगा कि पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इनमें भी एक बात रखी जाती थी पहले कि पुलिस कोई अगर बयान ले ले किसी को दबाव में डाल के, तो कोर्ट में वो मान्य नहीं हुआ करता था, वो खारिज हो जाता था। इस आधार पर खारिज हो जाता था कि पुलिस के पास फोर्स है और वो फोर्सफुली उस चीज को एग्री करा ली होगी, ऐसा माना जाता था। भले वो कराई हो या ना कराई हो, एक अलग घटना है। 100 में से 50 चीजें कराती थी, 50 चीजें नहीं भी कराती थी, लेकिन पुलिस के सामने दिए गए बयान को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। लेकिन यहां पर जो सिचुएशन है ना सर, यहाँ कोई सिचुएशन ही नहीं है। वो कोर्ट क्या कहना है, कोर्ट को क्या करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं जो करना चाह रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन करना चाह रही है वो कर रही है या करवाई जा रही है, ये सबके सामने सवाल है। हर एक बौद्धिक व्यक्ति इस बात को सोच रहा है कि सही मायने में। और एक कार्टून बना है, बड़ा अच्छा कार्टून बनाया है बीजेपी ने, रियली बहुत बढ़िया कार्टून बनाया है। मैं तो ये कहूंगा कि उसको सबको देखना चाहिए। मोदी जी को दिखाया जा रहा है कि आपको अमेरिका रोक रहा था, वो नहीं दे रहा था, वीजा नहीं दे रहा था, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वो चले जा रहे हैं सीढ़ी पे, चले जा रहे हैं। मैं कार्टून को बड़ा ध्यान से देख रहा था। उसको बनाने का तरीका जिसने भी इजाद किया है, उसने ये बताया है कि मोदी जी किसी बात पे ध्यान नहीं देते हैं। लोग रो रहे हैं, गरीब में है, गरीबी में है, उस पर ध्यान नहीं देना, वो सीधे चलते चले जा रहे हैं। मोदी जी का लक्ष्य जो है 2019, 2024, 2047, अब तो 47, आज की डेट में तो जय हिंद सर, आप मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल आपको याद समझ ही में आ रहा होगा। एक समय था 2022 लक्ष्य टारगेट किया गया था कि 2022 तक विकसित देश कर दिया जाएगा। हम सब आश्चर्यचकित थे कि केवल जनसंख्या के आधार पर ही आप विकसित नहीं हो पाएंगे। विकसित होने के जो मापदंड है या मायने हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो हमारा मतलब डिमेरिट है, वो हमारी जनसंख्या है। हम सब कुछ भी हो जाए, फिर भी हम 140 करोड़ अगर होंगे तो हम विकसित कहलाने के लायक है नहीं। हमें तो पहले 100 करोड़ के नीचे आना होगा। ये कैसे लाएंगे? तो इन्होंने नया तरीका निकाला कि जितना भी कोरोना हुआ, कोरोना में कितने लोग मर जाते हैं उस पर ध्यान ही मत दो यार, घट जाएंगे, कुछ तो घटेंगे, कहीं तो नीचे आएंगे। हंसने की बात भी है और बहुत ज्यादा कोफ्त की बात है। पब्लिक को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, या समझ के भी कुछ हो जा रहा है। कई लोग स्टेटमेंट अपना दे देते हैं कि ये हो सकता है ईवीएम की वजह से हो रहा हो। मैं फिर बोल रहा हूं सर, ईवीएम को मैंने भी गड़बड़ होते हुए देखा है, रिपोर्टिंग के दौरान देखा है, फील्ड में देखा है। लेकिन बावजूद इसके मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये काम कर जा रहे हैं तो ये कितने बड़े शातिर हैं और कितने बड़े चालाक हैं कि पूरी की पूरी पार्टियां एकदम हाथ पे हाथ धरे रह जा रही हैं। आज जो सड़क पे उतरी है ना, इनको रोज उतरना पड़ेगा, 2024 तक डेली डेली उतरना पड़ेगा और उतरना चाहिए। संसद नहीं है तो क्या हुआ, सड़क तो है ना, सड़क को तो आप बेलाग होने मत दीजिए, वहां पर एकदम बुरी तरीके से उतरिए। और रियली जिसे कहते हैं कि आप अगर प्रतिनिधि हैं, देश के जनता के प्रतिनिधि हैं, तो सड़कों पर उतरिए, लड़ाई वहीं से होगी। जेपी आंदोलन से सब कोई सीख सकता है, हर कोई सीखा है, तो आप वहां उतरिए। तो मैं यही चाहूंगा कि संसद में जो हो रहा है वो हो रहा है। संसद नहीं चलने देने के लिए मंशा की जहां तक बात है वो भी सही है, स्पष्ट है, क्लियर है कि उन्हें संसद बड़ी महत्वपूर्ण कही है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे को लगी, उसी बात पे उसको सिरा पकड़ कर आगे बढ़ता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र में गरिमा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ये सच है। और ये भी सच है
कि संसद के अंदर उस भाषा का, उस तेवर का इस्तेमाल किया जाता है जो अमूमन पब्लिक रैली में या चुनाव की रैली में इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक मतलब ये माना गया है कि जो भी प्रधानमंत्री जवाब देते आ रहे हैं, भाई हम तो अपने 70 साल का देखेंगे, या फिर अगर हमने जहां से संविधान लिया है ब्रिटेन का, हम वहां देखेंगे, तो जो भी प्रधानमंत्री या जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर वो जवाब देता है सांसदों के, अपने जो कॉमन्स के है, जिसके भी, तो वो कम से कम मुद्दों पे बात करता है, और उसके तेवर कम से कम वो भाव भंगिमा वैसी नहीं होती है जैसी एक उच्च संसदीय प्रतिमान जिसके लिए स्थापित किए गए। इस बात से मैं सहमत हूं। अब सवाल यह है कि लोकतंत्र की परंपराओं का, अब आप एक चीज ये पे ध्यान दीजिए, भारत का सबसे कह रहा हूँ किसानों के जो बिल जो पास किए गए थे, एक हम लोग के पत्रकार बिरादरी के ही वहां पे उस समय बैठे हुए भी थे वहां पर, संयुक्त तो वो लगा था, हरिवंश जी वहां पर थे भी, जिस तरीके से हाथ उठा करके बिल पास कराया गया था, इतने शोर शराबे में पास कराया गया था, बगैर प्रवर समिति को भेजे पास कराया गया था। मेरा मानना है कि लोकतंत्र की क्या स्थिति है या क्या दुर्गति होने वाली है, इसका अंदेशा हमको उस दिन से लगाया जाना चाहिए था, और वो लग गया था। और यही नहीं, उसको इतनी भलाई वाला बताया गया, लेकिन विपक्ष अपना नैरेटिव कभी भी कायम नहीं करता। मैं अभी ईडी वाले मुद्दे पे बाद में आता हूँ, मैं सबसे पहले किसान वाले पे आता हूँ। किसान वाले में किसान नेताओं ने बिल्कुल साफ कहा कि आप हमको बताइए तो सही कि आपने किन किसान समूह से आपने बात की है। सरकार के पास इसका जवाब नहीं था, निरुत्तर रही थी वो। बाद में कुछ ऐसे ऐसे कुछ लेटर पैड जो सामने आए थे, और जो कुछ एक कुछ कथित मेन स्ट्रीम चैनल ने वो दिखाए भी थे, वो ऐसे लोगों को लाए भी थे, लेकिन उनको तो सिरे से नकार दिया गया था। वो एक विपक्ष के पास में एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक अधिकार था, एक हथियार उनको मिला था, एक बहुत बड़ा मिल गया था सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने के लिए। मैं यहाँ पर एनडीए सरकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जब से ये बहुसंख्यकवाद या संख्या के आधार पर मामला आ रहा है, अब आजकल एनडीए कम बोला जाता है, भाजपा ज्यादा बोला जाता है। एनडीए भी बीच बीच में याद कर लिया जाता है, लेकिन बोला भाजपा ही के जाता है, और मोदी जी ही बोला जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा था, वो मौका गवा दिया गया। सरकार उस समय कॉर्नर एक हाशिए पे कटघरे में खड़ी हो गई थी, और लेकिन वो मुद्दा आप आगे तक नहीं बढ़ा सके, चुनाव तक नहीं पहुंच सका। उत्तर प्रदेश का चुनाव उसी के साए तले हुआ था, मतलब उसकी वापसी, और वापसी के कुछ समय के बाद ही हुआ। और उत्तर प्रदेश में आप ये याद करिए कि जब वहाँ पर किसानों की कितनी सारी मौत हो गई थी वहां पर प्रदर्शन करते हुए, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बहुमत के साथ में वापसी हुई थी। जबकि उस आंदोलन में पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जबरदस्त समर्थन हुआ। तो पहला तो ये। अब दूसरा मुद्दा, जिस मुद्दे पे आप उसको निशाने पे ला सकते थे, वो मुद्दा लोगों के हाथ से निकल गया। अब दूसरा मुद्दा, अब आप आते हैं हमारे ईडी और ये सीबीआई वाले मुद्दे पे। ईडी और सीबीआई वाले मुद्दे पर देखिए दो चीजें हैं। हम लोग अपनी बौद्धिक बहस में चाहे जो करने की गलत कर रहे हैं, मैं उसको गलत नहीं मानता। अगर गलत हुआ है, मैं गलत सिर्फ ये मानता हूं कि उसको लटकाया जाता है। अगर आप छापा डालते हैं, ईडी अगर छापा डाल रही है, लालू का ही उदाहरण ले लीजिए, लालू का भाई पुराना तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ पिछले साल का ले लीजिए। पिछले साल आप अपने मई में करते हैं, फिर उसके बाद आप अगस्त में छापा डालते हैं, फिर उसके बाद अब डालते हैं, मार्च में डालते हैं। भैया ये 6-7 महीने आप क्या करते हैं? क्या हमारी इतनी बड़ी एजेंसी, हमारे प्रधानमंत्री जी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ईडी के पास क्या मैन पावर की कमी है? मुझे नहीं मालूम, मैं इस तथ्य से वाकिफ नहीं हूं, ना कभी इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है। लेकिन हाँ, एक जनरल रिपोर्ट सब जगह है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो गवर्नमेंट की पोस्ट हो, चाहे कोई भी हो, हर महकमे में स्टाफ की तो बहुत कमी है, इसमें कोई शक नहीं। इवन कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी बहुत कमी है। आप तो खैर रेवेन्यू के माहिर आदमी हैं पुराने, तो आपको तो अच्छा मालूम होगा। लेकिन ये
चाहे जज भी ले लीजिए, सब जगह कमी है, तो क्या ईडी में भी कमी है? और अगर कमी है और भारतीय जनता पार्टी के अगर वो मुख्य सहारा बनी हुई है सत्ता में वापसी का या विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का, तो वहां कम से कम वो जो खाली पद है वो क्यों नहीं भरे जा रहे? मुझे इस पे आपत्ति नहीं है कि ईडी छापा डाल रही है या सीबीआई छापा डाल रही है। मुझे आपत्ति इस बात की है कि वो एक समयबद्ध तरीके से उसका निपटारा क्यों नहीं कर पाती है। क्या दिक्कत है? अगर एडीआर की भी आप रिपोर्ट देखिए, पिछली मीटिंग आपके दौर में भी मैंने यही बात की थी कि जब इतने सारे अपराध से जुड़े हुए अगर एडीआर की रिपोर्ट को अगर हम गौर करें तो सब जगह है वो, सारी विधानसभाओं में है वो, सारे मतलब लोकसभा में भी है, संसद के दोनों सदनों में। इसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये चीज गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू है, आप ये कह रहे हैं कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं मानता कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये मानता हूं कि ये विपक्ष के एक रणनीतिक दोष है कि वो अपनी बात करीने से, सलीके से पहुंचा ही नहीं पा रहा है। अब राहुल गांधी को लीजिए, राहुल गांधी की यात्रा निकली, 3.5 महीने से ऊपर यात्रा निकली, सब जगह निकली, और यही सब मुद्दे तो उठाते आ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो जहां मुद्दे उठाते हो रहे, क्या कोई एक पुस्तिका बंटवाई गई? क्या अदानी को लेते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद में क्या हुआ? क्या केवल ट्विटर से बात बन जाएगी? क्या केवल शहरों के प्रदर्शन से बात बन जाएगी? भूल जा रहे हैं कि हमारा देश बहुत सारा गांव में भी बसता है। उसी गांव में उन्हीं किसानों के बीच बसता है जहां पर अभी भी बटन दबाकर वो लगातार, पहली तो छोड़िए, दूसरी तीसरी कौन सी नंबर की किस्त है वो भी अभी प्रधानमंत्री जी भी अभी जारी करते हैं। अब इस बार शायद लेटेस्ट कर्नाटक में बटन दबा के देश भर के किसानों को जारी की गई है। एक ये, दूसरा वो किसानों को क्या कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम है कनेक्ट की, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में बैठकर केवल चंद लोगों के सहारे आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। एक आपको टॉकिंग पॉइंट चाहिए था, इतना बड़ा टॉकिंग पॉइंट मिल गया, विदेश से भी आपको मदद मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मदद किया या आपने इसलिए किया, विदेश ने इसलिए आपकी मदद करी। विदेशों में अभी तक, पश्चिमी देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों को एक महत्व दिया जाता है, वो अपने हिसाब से ये काम करते रहते हैं। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम अभी नहीं पीछे हटे हैं कि ये राहुल गांधी की यात्रा चालू हुई 2023 में तो इसलिए हम, या मतलब 2022 आखिरी में चालू हुई तो इसलिए हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे आ गए। वो पहले से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो वो चीजों पर हमको देखना पड़ेगा, और जब तक हम एक कम्युनिकेशन, एक टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन प्रणाली अगर भाजपा के तरीके से नहीं हम स्थापित कर पाते, नहीं बना पाते हैं, लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। अब आप देखिए, आपके पास में कोई कार्ड नहीं है, अदानी वाला मामला है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या गांवों में अदानी का कोई मतलब है? ठीक है, उनका अदानी का एक ब्रांड है, वो खाने पीने का, उसका लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, सुन लेते हैं, वो एयरपोर्ट बना रहा है, वो ये बना रहा है, वो बना रहा है। क्या गांवों की जिंदगी से कोई सरोकार इनका है अदानी के साथ? नहीं है। सरकार ने दिया, कैसे दिया, नियम बदल करके दिया, आपको तो ये बोलना है ना इसको, लेकिन आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप केवल कुछ जगह पे ही आप केंद्रित है। दिक्कत सारी ये है, जब तक एक आप अपनी ये संप्रेषण प्रणाली को पुख्ता नहीं करेंगे, अपनी बात को पहुंचाने का सही तरीके से नहीं आप रखेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप भारतीय जनता पार्टी को उस तरीके से किनारे पर ला पाएंगे, हाशिए पर ला पाएंगे, और उसको एक संदिग्ध बना देंगे। ब्रांड को जरूर नुकसान पहुंचा है, लेकिन आप उसको समय देते चले जा रहे हैं। जनवरी से आपने समय दे दिया, फरवरी पूरा समय हो गया, मार्च पूरा समय हो गया। आखिर क्या वजह है कि सेबी के मुख्यालय के सामने क्यों नहीं बैठ गए सारे के सारे नेता, प्रमुख नेता? क्या दिक्कत थी? 10 दिन का आमरण अनशन कर देते, ना करते वहां पे घेरा डाल देते। कहाँ है भाई? कुछ भी नहीं, आप करना ही नहीं चाहते। आप तो ये कि बस दिल्ली में करना चाहते हैं, 4 जगह कुछ जगह इकट्ठा हो जाएंगे, बात खत्म। भाई वो लगातार ठीक है, कवरेज आपकी नहीं होगी, लेकिन आप मैसेज तो पहुंचाएंगे ना। आप बताइए कि किस वहां पर एक राजधानी के अलावा किस राज्य में इन्होंने प्रदर्शन, किस राज्य के किस बड़े मंडल पर प्रदर्शन हुआ है? और मंडल पर प्रदर्शन हुआ तो कितने लोग निकले? इवन की कांग्रेस के प्रदर्शन की भी बात कर रहा हूँ कि देश भर में प्रदर्शन हुआ, लेकिन मंडल पर कितने लोग निकले? क्या 200 लोग भी इकट्ठे कर पाए? नहीं कर पाए। तो आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? इतनी बड़ी वो चूक करते जा रहे हैं, सब जगह चूक करते जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रहे। तो जी ये है कि आपको एड्रेस करना पड़ेगा, जब तक ढंग से एड्रेस नहीं करेंगे ये दिक्कतें बरकरार रहेंगी। दिनेश जी धन्यवाद आपका। अनिल जी, आपके पास आता हूं। ये बात तो मोदी जी भी बहुत अच्छे ढंग से जानते कि भारत में अब लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे।
हो सकता है कोई एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन पैदा हो जाए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अब मायाजाल इतना फैल चुका है कि और भारत के लोग अब इतने आराम पसंद हो चुके हैं कि अब उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हम आजाद मुल्क में रहें या गुलाम मुल्क में रहें। मैं सच कह रहा हूं, मानसिकता ऐसी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन्हें 1200 साल से फर्क नहीं पड़ा तो उन्हें क्या अब फर्क पड़ेगा? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके घर में शाम को रोटी मिल जानी चाहिए, सुबह रोटी मिल जानी चाहिए, बस बात खत्म होगी। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत हो गया। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर कौन बैठा हुआ है। तो भारत के लोग सड़कों पर इजराइल की तरह निकल पड़ेंगे, मुझे डाउट है। हाँ, आलोक जी ने एक बात कही कि अडानी के ऊपर गांव में उतना असर नहीं पड़ेगा। गांव का असर तो बोफोर्स में भी था। गांव को भी नहीं पता था कि बोफोर्स क्या होता है, लेकिन बोफोर्स ने रेवरबरेट किया था, तभी थोड़ा बहुत उसका असर पड़ा था। तो अगर पार्टी प्रयास करे तो चीजें फैल जाती हैं, वहां तक लोगों तक मैसेज पहुंचता है। लेकिन विपक्ष की एकता में कमी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो भी आराम पसंद है, वो भी सिर्फ ट्वीट के द्वारा भारत में क्रांति लाना चाहते हैं। और ये मोदी जी को पता है कि मैं जो करता जाऊंगा, ना तो जनमानस में हिम्मत है और ना विपक्ष में हिम्मत है। तो जब कोई सामने है ही नहीं है, तो फिर तो रोलर कोस्टर चलता ही रहेगा, उसको कौन रोक पाएगा? अनिल जी। दिनेश जी, आप ठीक कह रहे हैं। वो किसी ने कहा है कि जी तो बहुत करता है कि सच बोले, लेकिन क्या करें, हौसला नहीं होता। तो आज के समय में एक डर का भी माहौल है, और वो कहते हैं ना, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो ये तमाम जितने चैनल्स हैं, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के अंदर एक तरह का एक तरफा प्रचार कर रहे हैं, और बोलने वालों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, प्रश्न उठाने वालों की संख्या कम होती जा रही है। और जिनका ये पहला फर्ज बनता है, जो विपक्ष की राजनीतिक दल हैं, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो सड़कों पे नहीं आ रहे। राहुल गांधी जी निकले थे कुछ समय पहले, उन्होंने यात्रा की और उसका रिस्पॉन्स मिला, उससे माहौल बना देश का। और यही बातें उन्होंने कही कि मेरे को इसलिए निकलना पड़ा कि संसद में हमारी बात सुनी नहीं जाती। पहली बात तो हमें समय ही नहीं दिया जाता बोलने के लिए, समय दे दिया जाए तो फिर हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, और हम कुछ बोल भी लें तो वो फिर बाद में एक्सपंज कर दिया जाता है। तो अब पार्लियामेंट जो है, लोकसभा, राज्यसभा, ये हमारे देश के लोकतंत्र का एक तरह से मंदिर है। और जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे देश में है, उसके हिसाब से इस जनता की आवाज है जो पार्लियामेंट में गूंजती है। लेकिन जनता की आवाज को पार्लियामेंट में दबाया जा रहा है और उसको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो एक तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और बड़े से बड़े जो नेता हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं, उससे भी एक डर का माहौल देश में पैदा हो रहा है। और खतरा बहुत ज्यादा, मेरे को लगता है कि इस देश में इमरजेंसी में एक खतरा आया था, उसके बाद लोकतंत्र के ऊपर ये दूसरी बार ऐसा है कि लगभग वैसा ही खतरा मंडरा रहा है। लेकिन तब कुछ कवि भी बोल लेते थे। एक बाबा नागार्जुन होते थे, उन्होंने उस समय कहा था कि इंदू जी क्या हुआ आपको, और सत्ता के खेल में भूल गई आप बाप को, यानी नेहरू जी को भूल गई जो लोकतंत्र में विश्वास करते थे। तो अब आज के समय में कोई नेहा सिंह राठौर या कोई कुछ बोल दे तो उनके साथ क्या होता है आपको पता है। बाबा नागार्जुन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ उस समय। तो इस माहौल तो में बोलने वालों की जो बोलना चाहते, किसी ने सवाल सर, कल परसों यूपी में किसी ने सवाल पूछ लिया मिनिस्टर से, तो उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बिचको मैंने भी वो यूट्यूब पे देखा, एक बेचारा बहुत ही साधारण पत्रकार था, और मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसके पास संसाधन भी होंगे जो कहीं उसकी ज्यादा आवाज भी पहुंचती होगी। लेकिन क्योंकि उसने जो बात जिस ईमानदारी से उठाई और जिसमें सच्चे, तो तभी वो वीडियो वायरल भी हो गई है। और अगर वो उसको अरेस्ट ना करते तो शायद वीडियो भी वो वायरल नहीं होती इतनी, तो लोगों ने देखा। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन देखिए, जो सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, मोदी जी कह लीजिए, सब एक ही बात है इस समय। तो उसके सामने मेरे को लगता है कि पिछले 8-10 साल में सबसे बड़ा खतरा इस समय मंडरा रहा है, वो अदानी का है। अब इस चीज को कोई माने या ना माने, अदानी का जो मुद्दा है, आज भी इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत जिसको कहते हैं कि रिवीलिंग न्यूज छपी है कि अदानी का
जो जिसने इन्वेस्ट कर रखा है, कोई मॉरिशस की कंपनी है, वो लगाती ही पैसा सिर्फ अदानी जी में है। 96% उसकी इन्वेस्टमेंट अदानी जी में है। और जो डिफेंस में काम कर रही है अदानी जी की कंपनी, उसमें उसका मालिकाना हक है, मतलब वो पार्टनर है। तो देश के रक्षा मंत्रालय में ऐसे लोग, और उसका कोई नाम नहीं जानता कौन विदेशी है क्या है कि कुछ नहीं उसका। तो ये इस तरह के जो सेंसिटिव मामले हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। और अदानी का मुद्दा जो है एक तरह से जैसे ना फेविकोल का जोड़, वो चिपक चुका है। और पार्लियामेंट में ये जिस तरह के बात का बतंगड़ बनाया जाता है, जो ये राहुल गांधी ने वहां लंदन में जाके ये बोल दिया वो बोल दिया, वो कहीं ना कहीं वो उस अदानी और हिंडनबर्ग के जो प्रश्न उठे हैं उनको दबाने की एक कोशिश है। और डिफेंस को लेकर के हमारा जो देश का जो आम जनमानस है वो बहुत सेंसिटिव है। बोफोर्स का मामला भी अगर किसी और चीज में रिश्वत का मामला होता तो राजीव गांधी के खिलाफ वो माहौल नहीं बनता। बात जब ये आई कि बोफोर्स की तोप खरीद ली, और ये बात भी फैल गई कि उसमें कमीशन खा करके घटिया तोप खरीद ली। हालांकि घटिया तोप नहीं थी, बाद में कारगिल में पता लगा बहुत अच्छी तोपें हैं वो तो, लेकिन लोगों में ये वो अच्छा है तो हमारे सैनिकों को। फोर्स तो आज भी इंडियन आर्मी की बैकबोन है सर, आज भी इंडियन आर्मी की बैकबोन है। मैं आपको बताऊं, इसके बराबर की तोप आज भी इंडियन आर्मी के अंदर नहीं है, मैं आपको बताऊं। नहीं है, बिल्कुल। मैं इस चीज को कह रहा हूं, लेकिन उस समय एक माहौल बन गया और हमारा भारत का जो जनमानस है वो इन मामलों को लेकर के हाइपर सेंसिटिव रहता है कि भारत के सैनिकों को खतरे में डाल दिया। तो ये जो हिंडनबर्ग का मामला है अदानी का है, इसको ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक अंदाजा है कि ये जो है ये वो बोफोर्स टाइप का भी मामला बन सकता है और ये भ्रष्टाचार का मामला भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ये ना हो लगे, इसलिए तमाम जो मोदी चैनल क्या कहते हैं गोदी मीडिया है और पार्लियामेंट में इस तरह की जो कार्रवाई होती है वो की जा रही आवाजों को दबाया जा रहा है। वो एक जैसे शायर भी कहता है ना कि वो कत्ल भी करते हैं तो हम चर्चा नहीं कर सकते और हम आह भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम। तो वो लगभग वैसी चीज हो रही है कि आप अदानी को बारे में चर्चा ना करें, मुद्दा कुछ और बना दें, साइडलाइन कर दें, डिफ्लेक्ट कर दें उसको। तो उन्हीं कोशिशों के तहत ये सारा माहौल बन रहा है। लेकिन जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी कहा करते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो संसद में दोबारा से अगर जान फूकनी है तो विपक्षी दलों को सड़कों पे, अब तो कोई रास्ते जो पार्लियामेंट में उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही तो कोई बचता ही नहीं, तो सड़कों पे आकर के प्रदर्शन करना होगा। और सिर्फ पार्लियामेंट पे, जंतर मंतर पे दिल्ली के, या पार्लियामेंट के अंदर, या पार्लियामेंट थाने पे ये बात नहीं चलती। ये तो गांव गांव तक, जैसे आलोक जी ने भी कहा कि पुस्तिका छपवा करके इस बात को आपको कम्युनिकेशन उसको पहुंचाना है, जन जन तक उस बातों को पहुंचाना है कि कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे दो चार जो उद्योगपति हैं उन्हीं के हित में काम हो रहा है, कैसे जो आर्थिक विषमता जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और ये धर्म की अफीम जो है लोगों के दिमाग से तभी वो उतरेगी, बेरोजगारी और महंगाई की तरफ जब लोगों का ध्यान जाएगा। लेकिन उसके लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। वो आप ठीक कह रहे हो कि वो सोशल मीडिया का अपना रोल है, वो होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया सड़कों पे जो आंदोलन होता है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। किसान आंदोलन क्यों कामयाब हुआ कि किसान सड़कों पे उतर करके आए। अगर किसान भी ट्विटर के ऊपर ही ट्वीट करते रह जाते तो उनका आंदोलन बहुत रेयर है। पिछले 10 साल में, 8-9 साल में मोदी जी शायद ने अभी अपना जो है ना बैक ट्रैक किया हो, कदम वापस लिए हो, किसानों के मुद्दे पे उनको लेने पड़े, क्योंकि वो जन आंदोलन था और सड़कों के ऊपर आंदोलन था, दिल्ली को घेर लिया था। तो उस तरह का जब तक आंदोलन वो नॉन पॉलिटिकल था, तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास एक्सपर्टाइज है इस चीज की, वो अपने कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं को ये भी रहता है कि हम आंदोलन में हिस्सा लेंगे तो कल को हमें टिकट मिलेगी, पद मिलेगा, वो एक तरह से कैरियरिस्टिक भी होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो कर सकती हैं इस तरह के आंदोलन, लेकिन नहीं कर रही तो उसका खमियाजा जो है वो देश को भुगतना पड़ रहा है। जी दिनेश जी। मैं अभी यहाँ पे अनिल जी की एक बात में एक ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। वो सबसे महत्वपूर्ण था जो जिस समय जब किसान सड़कों पर बैठे थे। अब याद करिए कि हरियाणा में आपने भी फोटो देखी होगी, वो जैसे भी मशीन लगाकर वो हाईवे की सड़कें खोद दी गई थी। इस बात को भी लोग नहीं पहुंचा पाए कि कौन सा शासन ऐसे करता है।
सड़कें खुद डालता है, क्या अंग्रेजों से उसकी तुलना ढंग से हम नहीं कर पाए थे? माफ करिएगा, भले ही वो किसान आंदोलन में किसान बिल वापस ले लिए गए, लेकिन वो चस्पा हम नहीं कर पाए कि अंग्रेज और ये बराबर है। दिनेश जी, मैं दूसरे राउंड में अपने आंसर्स बहुत छोटे छोटे रखूंगा। जब जनता भी खामोश हो जाती है तो संसद, जैसे कि लोहिया जी ने कहा, कि आवारा हो जाती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और भारत अभी एक ऐसे संक्रमण काल में आ चुका है जहां पर जो शासक हैं, मुझे उनके अंदर सिर्फ चेहरे ही अलग दिखाई देते हैं, अदरवाइज चाल चरित्र चेहरा एक जैसा है। कोई फर्क लगता नहीं कि बोल्सोनारो हो, एर्डोगन हो, बोल्सोनारो तो खैर चले गए अभी, एर्डोगन हो या जीपिंग हो या पुतिन हो, करीब करीब अब बहुत सारे इवन जो डिप्लोमेट्स मेरी से बातचीत होती है कि अभी एक ट्रोइका बन गया है दुनिया में, जिसको चीन, रूस और भारत कहा जाता है। और इन तीनों के जो शासक है वो एक ही तरीके से बातचीत करते हैं, एक ही तरीके से शासन करते हैं, एक ही तरीके से लोगों को भी डील करते हैं। तो ये बात सिर्फ भारत में ही नहीं हो रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर भी हो रही है कि ये जो ट्रोइका है ये अलग है, जहां पर भारत कभी कभी बीच में वेस्ट से भी इक्वेशन इसलिए फिट करता है कि उसको बिजनेस उससे कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ये देते नहीं, इनको देखा जाए तो रशिया बिजनेस नहीं देता, चाइना बिजनेस नहीं देता, चाइना बिजनेस लेता है हमसे, देखा जाए तो ये हम उस श्रेणी के अंदर आ गए हैं। तो दुनिया भर में अभी जैसे मेलोनी का भी जैसे स्वागत हुआ, इटली की जो अल्ट्रा राइटिस्ट है, जो तानाशाह मुसोलिनी की भक्त जो है, तो जिसका जैसा स्वागत हुआ उनका आप देख सकते हैं। जबकि जर्मनी की जो विदेश मंत्री आई थी तो उसको लेने वाला एयरपोर्ट पे कोई नहीं था, कोई रेड कारपेट नहीं था, कोई प्रोटोकॉल अफसर नहीं था G20 के अंदर, और उसका सिर्फ एम्बेसी का जो एम्बेसडर था उनको लेकर आराम से चला जाता है और कोई कुछ बात नहीं करता है। इतना उनका अपमान हुआ है यहाँ पर, अभी 10 दिन पहले की बात है सर ये। तो भारत में लोकतंत्र एक नए रूप में स्थापित किया जा रहा है। जो मोदी जी का लोकतंत्र है वो लोकतंत्र नहीं जिसकी कल्पना आपने, हमने और बाबा साहब ने की थी। एक छोटी टिप्पणी आपसे लूंगा हरिकेश जी। सर एकदम स्पष्ट जो आप कह रहे हैं ना, ये बात अभी 4 साल पहले एक लेख में मैंने लिखी भी थी, एक जगह के लिए लेख लिखा था, तो उसमें लिखा भी था ये बात कि ये एकदम स्पष्ट है कि जो आप बता रहे हैं ना कि सिर्फ अभी समय चाइना आपको रशिया और भारत दिख रहा है। 3 साल पहले निगाह डालिएगा तो आपको पूरे विश्व में ट्रंप एक तरफ थे, आप शिंजो आबे को देख ही रहे थे, जापान में शी जिनपिंग थे ही, यहाँ पर ये थे नरेंद्र मोदी जी। मतलब 4 साल पहले मुझे लगता है कि विश्व के जितने बड़े राष्ट्र थे उनको भी लीजिए, और इजराइल में जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो जजेस का अधिकार छीन रहे हैं कि वो किसी उसको चेंज नहीं कर सकते कानून को, वहां पर तो यही विरोध चल रहा है। जजेस को पूरा सबटास करने की कोशिश की जा रही है कि उन्हीं को खत्म कर दिया जाए। तो ये 4 साल पहले बहुत तगड़ा था। अब ये बात अलग है कि अमेरिका समझ गया और ट्रंप को हटा दिया तो थोड़ा बच गया मामला। समझदारी तो जनता को दिखानी पड़ेगी, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये सर कि ना जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं ये 2014 के तुरंत बाद इंडिकेट होने लगा था, लेकिन लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। सबको तो ये लग रहा था कि बहुत कुछ चेंज कर देंगे और अगले 5 साल में देश जो है कहां से कहां पहुंच जाएगा। निगाह उस पर थी, बात ठीक भी थी कि कोई नया प्रधानमंत्री आया है, बहुत सारे विजन लेकर आया है, बहुत विजनरी है, इसके तमाम लक्ष्य हैं, 2022 तक का लक्ष्य है, और 14 में 22 का लक्ष्य दूर भी था। ऐसा नहीं था कि एकदम लग रहा था कि ऐसे 2-4 साल में चीजें क्लियर हो जाएंगी। 8 साल का समय एक लंबा समय होता है। तो 2022 का जो लक्ष्य बन रहा था वो लक्ष्य बहुत तगड़ा था। हर घर में जल होगा, हर एक पर आवास होगा, सबका इंदिरा आवास, और सब लोग भूल गए, उसमें भ्रष्टाचार भूल गए, मनरेगा का जिंदा रखे। संसद में खुद खड़े होकर बोल रहे हैं कि मनरेगा को मैं जीवित जो है कांग्रेस का सबसे बड़ा वो बनाना चाहता हूँ। कौन सा तरीका है? आपको पता है कि मनरेगा क्या चीज दे रहा है आपको, इसलिए आप उसको जिंदा रखे हैं। वो भ्रष्टाचार का कोई गढ़ है या कोई हिस्सा है? आज भी उसमें भ्रष्टाचार वैसे ही होता है सर। नाम सारे आ जाते हैं, काम करने वाले काम करके चले जाते हैं, पता नहीं कौन काम करता है, किसके लिए पेमेंट होता है। आज भी मनरेगा में अगर ढूंढने निकलेंगे तो करोड़ों रुपए के घोटाले खुलेआम मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। खैर ये सब बातें दूसरी हैं, लेकिन तरीके की जहां तक बात कर रहा हूं मैं वहां से शुरू करता हूं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाके ये कहते हैं कि मैं ये जानना चाह रहा था कि वहां का पानी, वहां का वाटर कैसे होगा ताकि गुजरात में जो पानी खराब है उसको सुधारा जाए। साथ में कोई साइंटिस्ट नहीं है, किसी तरह का कोई वैज्ञानिक नहीं गया, कोई ग्रुप नहीं गया। आपके पास कौन सी ऐसी जानकारी है जिससे आप ये जान लेने वाले हैं कि किस तरीके से आप आर्सेनिक पानी से हटा लेंगे और कैसे आप समझ लेंगे उस चीज को। आलू की खेती देखने जाते हैं, कोई एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट नहीं जाता है। अभी 2 दिन पहले एग्रीकल्चर का एक प्रोग्राम था, उसमें गया था मैं, देखा मैंने, डॉक्टर आर बी सिंह है, डॉक्टर रामकठिन सिंह है, डॉक्टर आर पी सिंह है, जाने कितने ऐसे जनरेशन प्लांट ब्रीडिंग के बड़े बड़े पुरोधा हैं, साइंटिस्ट हैं, उनमें से कोई साइंटिस्ट गया नहीं, कभी नहीं गया।
उनके साथ कि आलू की खेती देखने चला जाए, दलहन की खेती देखने चला जाए। अब बातें इतनी बड़ी बड़ी, मिलेट ईयर घोषित किया गया है। अब मिलेट हम सबको पता है कि ज्वार बाजरा और रागी की खेती कहाँ कैसे होती है, ये हम सबको पता है, इतना हल्का नहीं है। डॉक्टर आरपी सिंह को भी मैं देखा हूं और कैसे करते हैं ये भी मैं जानता हूँ। यील्ड कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे नहीं बढ़ती है, वो भी मैं देखा हूँ। एग्रीकल्चर मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि फादर का रहा है इसलिए मैं जानता हूँ सब चीजें। छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा हूं मैं। आपके साथ कोई भी ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं जहां आपको साइंटिस्ट ले ही नहीं जाना है, आपके पास रॉकेट साइंस है, वो रॉकेट साइंस दिख गई कि रडार कैसे नहीं दिखता है, अंधेरे में क्या है और कैसे बादल में रडार काम नहीं करता है, ये सब क्या है। गैस कैसे निकाली जाएगी नाली से, हर घर में नाली बहा दीजिए, सब जगह गैस पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, गैस तो बात ही खत्म हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप ऐसी बातें बोलते हैं तो ये बात समझ में आती है कि आपकी जानकारी कितनी है और जानकारी का अभाव कितना है, और आप किसी को कुछ समझते ही नहीं है। ये 14 से लेकर लगातार अगर आप निगाह बनाए रखे होते, हर व्यक्ति अगर निगाह बनाता, तो ये बात समझ में आ जाती कि 2022, 23 और 24 में क्या होने वाला है, बहुत स्पष्ट है। तो यही एक तरफा सोच है और एक तरफा तरीका है। तो इसमें मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं है, वो उनका अपना जॉनर और अपना तरीका है, वो आना ही था, देर से आया, अब लोगों को समझ में आ रहा है, ये बात अलग है। अब लोगों को समझ आ रहा है, पता नहीं अब भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन इन्होंने तो 2-3 साल पहले, आलोक जी आपके पास आता हूं, वो हिंदुस्तान को ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया था। लेकिन आज एनएसएस के जो डेटा आए हुए सारे ऑल इंडिया डेटा, आज के सारे पेपर्स में देखेंगे तो भारत में जो टॉयलेट्स है लोगों के घर में, सिर्फ 66% लोगों के घरों में टॉयलेट्स है, 33% लोगों के घर में टॉयलेट नहीं है। और जो नल से जल को बताया जा रहा था कि हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, सिर्फ और सिर्फ 30% लोगों के घरों में नल है और 71% के पास इंडिया में नल नहीं है। तो लेकिन उसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जैसे वो 100% हमने हर घर में टॉयलेट बनवा दी है, 34% घरों के अंदर टॉयलेट नहीं है। ये सरकार के आंकड़े आज रिलीज किए गए हैं सर, मैंने नहीं रिलीज किए, सरकार ने रिलीज किए हैं। तो भ्रामक प्रचार जो है इनका एक किस्म से, या इवेंट मैनेजमेंट है, वो अपने आप पे शायद इतना बड़ा है कि लोग उस इवेंट के ऊपर यकीन करते हैं और जो धरातल पर जो है उस पर यकीन नहीं करते। यहीं पर लोकतंत्र की मौत होती है। आलोक जी। आलोक जी, आलोक जी आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है शायद उनका नेटवर्क की कुछ समस्या आ रही है। अनिल जी आप सुन पा रहे हैं? जी मैं ये क्वेश्चन आपको पास ऑन करता हूं, मेरे ख्याल से आलोक जी का शायद नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। आलोक जी अगर आप सुन पा रहे हैं दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इस सरकार की सबसे खास बात ये है कि वो इतनी तेजी कर रही है। आलोक जी दोबारा ज्वाइन कीजिए, आलोक जी दोबारा ज्वाइन कीजिए, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, दोबारा ज्वाइन करके देखिए जी। तब तक मैं अनिल जी से मैं ले लेता हूँ फिर। जी अनिल जी आप इसी क्वेश्चन को आप। हाँ दिनेश जी, देखिए मैं संक्षिप्त में आखिर में यही कहना चाहूंगा, जो बाबा साहब ने कहा था जब संविधान लागू हुआ देश का, कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता उसको चलाने वाले कौन लोग हैं, हुकूमत में कौन लोग हैं, उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, ये ज्यादा मायने लगता है। उन्होंने कहा था कि अच्छा संविधान भी होगा लेकिन गलत लोगों के हाथ में होगा तो उसके परिणाम खराब होंगे, दुष्परिणाम आएंगे। और संविधान में कुछ कमी भी रह जाए लेकिन उसको चलाने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो उसका परिणाम, उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा होगा। तो दूसरी बात जो पिछले अभी आधा पौना घंटे से हमारी जो चर्चा चल रही है उसमें वो निकल के आई है कि जो जिसको कहते हैं कि प्रचार या कम्युनिकेशन या अपनी बात को आखिरी जन साधारण तक पहुंचाना, गांव तक पहुंचाना, कस्बों तक पहुंचाना, मोहल्ले तक पहुंचाना, ये बहुत जरूरी राजनीति में आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी इस काम को बखूबी कर रही है, लेकिन विपक्षी दल और उनके नेता इस मामले में बुरी तरह से फेल है। मुझे याद आता है प्रशांत किशोर ने एक प्रेजेंटेशन दी थी कांग्रेस में, जब वो कांग्रेस से जुड़ना चाह रहे थे, तो उनकी बहुत बातें थी लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी उनकी, कि उन्होंने कहा था कि एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि 50 करोड़ लोगों तक कांग्रेस पार्टी की बात रोजाना पहुंचे, कम्युनिकेशन उनके पास जो भी उनका मैसेज है कांग्रेस का, वो 50 करोड़ लोगों तक डेली पहुंचे। तो वो उनकी बात बहुत मेरे को अच्छी लगी थी। और देखिए आम जो जनमानस है ना,
मतलब आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन आम जनमानस भी बहुत स्वार्थी है, नेता भी बहुत स्वार्थी है। बेसिकली ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं स्वार्थी होता है। और इमरजेंसी का आपने भी देखा, हरिकेश जी तो उस समय बहुत यंग रहे होंगे, लेकिन आलोक जी ने भी देखा होगा, जो मैंने इमरजेंसी के बारे में महसूस किया, क्योंकि उस समय कि उसका जो इतना जबरदस्त विरोध हुआ, अगर आप मेरे से पूछें तो ये नहीं था कि वो लोकतंत्र की हत्या हो गई थी या आपातकाल हो गया था, ये इस तरह की बातें थी। मेरे को जो समझ में आया कि उसमें संजय गांधी ने जिस तरह से नसबंदी का कार्यक्रम चलाया, उससे लोग बाग डर गए, क्योंकि ऐसे सुनने में आता था कि 15 साल के लड़के की, बच्चे की नसबंदी हो गई, 90 साल के बूढ़े की नसबंदी हो गई, तो एक खौफ का माहौल हो गया। और आम जनमानस उस नसबंदी के माहौल पे, मुद्दे पे उन्होंने ज्यादा वोट दिया इंदिरा गांधी के खिलाफ बजाय इसके। और साउथ इंडिया में जहां ये कार्यक्रम संजय गांधी के नसबंदी वाले नहीं चले, वहां जबरदस्त समर्थन मिला इंदिरा जी को और कांग्रेस को। तो जब तक आप लालू के परिवार के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जायज है नाजायज है, आम आदमी को कोई नहीं लेना देना। सिसोदिया को बंद कर दिया, सत्येंद्र जैन बंद है, आम आदमी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी जो बिजनेस कर रहा है वो वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों से, तो उसका पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं आता इन चीजों का। तो आपको और पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत एफिशिएंटली अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करके आम जनसाधारण तक बात पहुंचानी पड़ेगी कि अदानी और ये तमाम जो मुद्दे हैं उससे आप कैसे प्रभावित होते हैं, आपको क्या इसकी हानि हो रही है, कैसे बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से आपको भुगतना पड़ रहा है, और आपका जिस तरह से भविष्य होना चाहिए आपका परिवार का, आपके बच्चों का, वो नहीं बन पा रहा। तो वो कम्युनिकेशन और वो बहुत मायने रखता है। जी दिनेश जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं? अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल साफ आ रही है। आपका संदेश नहीं पहुंच पा रहा, तो बहुत टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा था। तो अब प्रश्न वही है, अभी हमारे अमित शाह जी केरल चले गए, केरल में जाके भाषण दे के आए, तो मेरे पास जो फीडबैक आती है वहां पे, जो लोग उनकी स्पीच को वहां पे सुने, जिन्होंने, कि वो हंस भी रहे थे उस बात पे। वो जाके कहते हैं कि हम केरल को एक विकसित राज्य बना देंगे। तो वो कहते हैं केरल तो ऑलरेडी विकसित है, सोशल पैरामीटर्स में तो ऑलमोस्ट यूरोप के बराबर खड़ा है आज की डेट में, लिटरेसी के अंदर बहुत ऊपर है, अवेयरनेस बहुत है। जो केरल के मैंने काफी विजिट की, तो मैंने पाया केरल में प्रोस्पेरिटी की कोई कमी नहीं है। मुझे तो लगता है केरल में गरीबी नाम की कोई चीज है नहीं। और ये 5 किलो फ्री अनाज की अगर सबसे कम कहीं बिकता होगा इंडिया में, तो केरल में ही बिकता होगा, क्योंकि वहां गरीबी नाम की कोई चीज तो है नहीं। तो 5 किलो फ्री अनाज भी किसको देंगे? लेकिन वहां भी जाके ये लोगों को कन्विंस करते हैं, जहां पे हिंदुओं की संख्या मुश्किल से 40% है और बाकी 60% में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं, बहुत डाइवर्स किस्म का एक डिवीजन है वहां पर। तो वहां पर बीजेपी चल नहीं पाती है, लेकिन कोशिश वहां भी जाके करते हैं कि वहां पे डिवाइड कर दिया जाए। तो पर वहां वो 40% जो लोग हैं वो या तो कांग्रेसी हैं या वो फिर मार्क्सिस्ट हैं। और शायद जो इतनी हाई लेवल की जो लिटरेसी है ऑलमोस्ट 99% की, वो शायद लोगों को उस ओर जाने ही नहीं देती जहां पर वो ये कहें कि बीजेपी की ओर एक सोच जो है वहां पर लेकर जाया जाए। लेकिन हाँ, संसद पे जो इस समय हो रहा है और संसद को जिस ढंग से निर्जीव बनाया गया, निष्क्रिय बनाया गया, ये दुखदायक है कि एक आखिरी एक स्तंभ बचा था जहां पर लोग बात कह सकते थे, अब उसको भी ऑलमोस्ट मृत प्राय हो गया है। अब वहां पर भी लोग बात नहीं करेंगे और उसके बाद सत्र खत्म हो जाएगा, दोनों हाथ उठा के जो बिल पास करने वो हो जाएंगे और किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। आलोक जी, अंतिम टिप्पणी। पहले मैं आपके ये संसद के सत्र वाले की मैं बात कर लेता हूँ। एक हिंदू में अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट छपी थी, साल की शुरुआत में। उस शुरुआत में ये रिपोर्ट थी कि 2019 का उन्होंने हवाला दिया था कि उसमें एक औसतन एक बिल पर लगभग करीब 213 मिनट के आसपास की बातचीत होती थी, और जो 2021 में घटकर 1/3 के करीब आ गई, 85 मिनट अब एक बिल पर होती है औसत। मतलब किसी में ज्यादा भी हो जाती है, किसी में कम भी हो जाती है, लेकिन औसत 85 मिनट निकल करके आ रहा है। ये बड़ी दिलचस्प और एक हैरान करने वाली रिपोर्ट है कि संसद जिस काम के लिए बनाई गई है वहां ही काम नहीं हो पा रहा है। ये चीज महत्वपूर्ण है। और दूसरा एक चीज और भी है, अभी जैसे संसद में हंगामा हो गया, जैसे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर बोल रहे थे, आजकल तो शायद 3-4 मिनिस्ट्री उनके पास है, तो वहां पे मुख्य चीज में ये देखिए कि मतलब कभी भी जो ट्रेजरी बेंच है वो कहाँ इस तरीके से मांग करती है, ये तो विपक्ष वाली बातें करते हैं। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी अब भी जो जवाब देती है ना कई बार, तो वो भूल जाती है कि वो सत्ता में है, उसका काम है एक्शन लेना।
तो वो एक्शन नहीं लेती है। वो अभी भी सरकार में रहते हुए भी वो विपक्ष की मानसिकता उसमें वो कूट कूट कर भरी हुई है, वो उसी में ही केंद्रित रह जाती है। दूसरी बात जो आपने जो अमित शाह वाली जो बात की है, मेरा एक मानना यह है कि अमित शाह ने बहुत समझदारी पूर्ण बात की। मैं उसको बहुत समझदारी पूर्ण बात कहूंगा, इसलिए कहूंगा समझदारी पूर्ण, इन्वर्टेड कॉमा में भी नहीं कह रहा मैं समझदारी, सामान्य तौर पर समझदारी कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में बिजनौर वाले को नहीं मालूम होगा, हमारे बांदा वाले को नहीं मालूम होगा, हमारे पालमपुर का हिमाचल में उसको नहीं मालूम होगा, बिहार में दरभंगा वाले को नहीं मालूम होगा कि केरल कितना डेवलप है। तो वो किसको एड्रेस कर रहे हैं? वो उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट को एड्रेस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आप समझिए कि विदिशा वाले को नहीं मालूम होगा, छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे तो रायपुर में हो सकता है कि कुछ लोगों को मालूम हो, लेकिन बाकी आपके ये रीवा से लेकर तमाम जगह नहीं मालूम होगा, जगदलपुर में नहीं मालूम होगा। तो सवाल है, वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी जो संसद में जवाब दिया था वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे थे कि मैं तो अकेला लड़ रहा हूँ अभिमन्यु की तरह। तो ये तो बात ही नहीं करते कि आपका जवाब क्या भाई। आप हम बात करते हैं कि हम लोगों के पास में कुछ तथ्यों की जानकारी है, और ये है कि अभी हम लोगों का स्मृति लोप अभी उतना नहीं हुआ है, हम पुरानी चीजों के साथ तुलना कर लेते हैं, लेकिन बाकी जगह तो वो इतनी तेजी के साथ योजना बनाते चले जाते हैं, बताते चले जाते हैं कि आदमी को पिछला ध्यान ही नहीं रहता। इस देश में अभी भी बहुत सारे लोगों को हम कह देते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में अभी स्मार्टफोन नहीं है कि वो गूगल से जब चाहे तब एक्सेस कर लें, और अगर एक्सेस कर भी लें तो आप देखिए, मैं यहाँ पर जहाँ बैठा हुआ हूँ यहाँ भी देखिए नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब गांव और दूर दराज के देहात में आप क्या क्या किसी फैक्ट को वेरीफाई कोई कर पाएगा? अगर कोई लड़का पढ़ भी लेता है इंटर और ग्रेजुएशन का, तो वो वेरीफाई नहीं कर सकता। हाँ, उनके व्हाट्सएप के लिए, उनकी ट्रोल आर्मी के लिए वो स्टेटमेंट अपने बाइट्स देते रहते हैं, वो उनके लिए बहुत जरूरी होता है। अब मुद्दा वही है कि जैसे हमारे सारे पैनलिस्ट वही कह रहे हैं कि आपको एक अपनी कम्युनिकेशन पर बात करनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं इसको अभी भी विपक्ष को ये नहीं कहूंगा कि लोग मतलब ये हैं भाई, 100 रुपए का पेट्रोल को तो आप भरा रहे हैं ना भाई, आप 100 रुपए का पेट्रोल भरा रहे हैं, डीजल भरा रहे हैं 80-90 रुपए का, आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? आप इतनी दुहाई देते हैं कि ऑयल डिप्लोमेसी में आपने कमाल कर दिया, ना अमेरिका का दबाव सुना, ना यूरोप का दबाव सुना, आप वो तेल मंगाते चले गए, आयात कर रहे हैं, सस्ता आयात कर रहे हैं। तो भैया जो आयात कर रहे हैं वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्या सरकार का काम केवल सिर्फ तेल से जो एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी होनी है बस उसी से ही सारा काम चलाना है? बाकी कोई नीतियां कोई काम नहीं करती हैं, कुछ भी नहीं करती हैं। तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं मिल पा रहा। अब सवाल है कि राहत नहीं मिल पा रही है, इस पे भी तो सवाल उठना चाहिए। ये आपको लगभग 2 अरब डॉलर के करीब में आपने फायदा उठा लिया। आप कितनी दुहाई देंगे कि हमने इंश्योरेंस को ज्यादा पैसा दे दिया? अरे कितना ज्यादा पैसा दे दिया भाई, $60 पर बैरल पे आपका मामला चल रहा है, आपने कितना दे दिया इंश्योरेंस को, तो भी आप सस्ता नहीं कर रहे, तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मेरा मानना है कि आपको जो शुरुआत में ही जो अनिल जी ने भी जो बात कही और हरके जी ने बात कही, आपने भी जो विषय प्रवेश किया, लोग डर रहे हैं, भयभीत हैं। लेकिन भयभीत होने का मतलब ये नहीं है कि ये कब तक ये चीजें चलती रहेंगी, कभी तो सवाल आएंगे। लेकिन एक बड़ा हमको मानना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र को जब तक आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे, रूरल डिस्ट्रेस को आप संबोधित नहीं कर पाएंगे, बात नहीं बनने वाली, केवल इससे नहीं होगी। दिनेश जी बिल्कुल। और दर्शक मित्रों, कल सुबह एक प्रोग्राम आएगा कि श्रिंकिंग इनकम टैक्स का जो बेस है इंडिया में, उसके ऊपर एक विशेष प्रोग्राम मेरा करीब 12-13 मिनट की प्रेजेंटेशन है आंकड़ों के साथ, कल सुबह देखना मत भूलिएगा, जिसमें भारत का इनकम टैक्स का बेस श्रिंक हो चुका है, जहां पर विभिन्न स्लैब्स के अंदर जो इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल्स होती है उनकी संख्या में भारी कमी आई है, और इस बात को आप महसूस कर पाएंगे। जहां तक हमारे इस प्रोग्राम की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत में मोबाइल के जो फिगर्स थे वो लगभग 925 मिलियन थे, घटकर 850 मिलियन रह गए हैं, यानी कि 75 मिलियन, 7.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शंस कम हो गए पिछले 2 सालों के अंदर भारत के अंदर। और उसके साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जंतर मंतर पर बहुत सारी महिलाएं धरना दे रही थी, गरीब महिलाएं, मनरेगा की मजदूर, उनकी रोज उनका जो पेमेंट मिलना था, जो 150 रुपए पर डे मिलता है, वो उनको नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? आप शायद उसका कारण जो था वो किसी को नहीं पता और किसी को प्रचार प्रसार नहीं किया गया। कारण ये था, जो कि मुझे हमारे एक पैनलिस्ट आती हैं नेहा शुक्ला जी, उन्होंने बताया कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो स्मार्टफोन पर, मोबाइल पर अपनी
अटेंडेंस लगाएं मनरेगा की, और उनके पास स्मार्टफोन है नहीं क्योंकि वो मजदूर हैं, 150 रुपए की दिहाड़ी करती हैं, तो उनके पास कहां से आएगा। और चूंकि उनके पास एक स्मार्टफोन नहीं है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि उसके ऊपर अपनी हाजिरी लगाएं, तब उनके पैसे मिलेंगे। तो ये सारा हुआ है वहां पर। जी हरिकेश, थोड़ा सा सर अपडेट कर दे रहा हूँ। वो खबर ये है कि एक्चुअली वो आधार कार्ड से लिंक करना है अपने जो वो है मनरेगा का कार्ड है ना, उसको आधार कार्ड से लिंक करना है, और लिंक करने का तरीका वो स्मार्टफोन के थ्रू है। जी तो बिल्कुल। ये वाया है, स्मार्टफोन होना तो सेकेंडरी है, लेकिन वो लिंक करने का जो लिंक है वो स्मार्टफोन पे आ रहा है, तो आप करेंगे कैसे? ये सारी जड़ है ओटीपी की। ओटीपी बेचारे कैसे चले? अब वो बेचारा गरीब औरत जो महीने में 4,500 रुपए महीना भी नहीं कमा पाती है, वो एक 10,000 रुपए का 20,000 रुपए का मोबाइल फोन कहां से खरीदेगी? सोचने वाली बात है ये सारी समस्या। और वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता, कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो दर्शक दिनेश जी, अगर वो खरीदेगी नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज कैसे पहुंचेगा उसके पास? वो भी तो पहुंचाना है फेसबुक। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों आपसे आज्ञा लूंगा, और मैं आलोक जी, हरिकेश जी, अनिल जी, आप तीनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने वक्त निकाला इस सार्थक चर्चा में आप जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।